नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और आज शो का हमने नाम रखा है मनमौजी बाजार। मन की चल रही बाजार की इस वक्त। कभी उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर अचानक से उसमें चिंताएं आ जाती हैं। क्यों आती हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि जिस घटना को लेकर के वो चिंता करता है उस घटना में भी कुछ हुआ ही नहीं है। वो 4 जून को हुआ। मैं बात कर रहा हूँ चुनाव की। आपने देखा होगा पिछले कम से कम 10, 15, 20 दिन में इलेक्शन रिजल्ट्स कैसे होंगे, इसको लेकर के बाजार में तरह तरह की अटकलें चल रही थी। कमज़ोर मोदी, ताकतवर मोदी, बहुत बड़े बहुमत से, बहुत कम बहुमत से। अपने मन से ओवर थिंकिंग हो रही थी मार्केट में। कोई बेसिस नहीं था उसका, लेकिन उस पर बाजार हिल गया। बाजार को खूब हिलाया गया और उसमें से जो आम गिरे उसमें कुछ लोगों ने बहुत पैसे बनाए भी। और आखिरी हफ्ते के आते आते यानी कुछ दिन पहले तक बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी, क्योंकि एक जोर का झटका उनको दिया गया एक्सपायरी के दिन। तो ये सब चल क्या रहा है, ये एक पहेली है। इसको थोड़ा समझना है। क्या ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है, या ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के नैरेटिव में आप फंस रहे हैं? एक सवाल ये है। दूसरा जो एक कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, लगातार है, उसमें कोई इफ बट नहीं, वो फैक्चुअल है, वो एफआईज की बिकवाली। इस साल यानी 2024 कैलेंडर ईयर में टिल डेट 1,21,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। और इस महीने मई में अकेले देखें तो 32,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हो चुकी है। ये क्यों हो रही है? इनको कौन से इलेक्शन की चिंता है? ये क्यों बेच रहे हैं? क्या फैक्टर्स इस पर काम कर रहे हैं? दूसरा एक मुद्दा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा मुद्दा, यहाँ से आगे जाते हुए रास्ते में क्या हो सकता है टेलविंड और क्या हो सकता है हेडविंड, यानी कहाँ पर रुकावट आ सकती है और कहाँ से पुश मिल सकता है मार्केट को, और आपकी स्ट्रेटजी क्या हो। यही इससे ज़्यादा आपके दिमाग में इस वक्त कुछ चल नहीं रहा होगा। तो यही क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे क्या आप मन में सोच रहे होंगे। तो इसीलिए हमने चुनाव के इस माहौल में इस शो का नाम भी रखा था मनमौजी बाजार। बातचीत करते हैं आज। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उससे आपको परिचय कराते हैं। मिहिर शर्मा के साथ हैं, मिहिर वोरा, जो ट्रस्ट एएमसी के चीफ CIO हैं, और अभी हाल ही में एक फ़ंड क्लोज किया बहुत सक्सेसफुली। तो बहुत सारे आइडियाज़ मन में सोच रहे होंगे, सब लोग डिस्कस करेंगे। अभिषेक अग्रवाल जी हमारे साथ रॉकस्टार कैपिटल चलाते हैं, बड़ा PMS फंड है इनका, और इनसे भी डिस्कस होगा। साथ ही दलजीत सिंह कोहली जी आज बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़े हैं, वास्की इंडिया फंड के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बड़ी बड़ी रणनीतियाँ बना रहे हैं। आज तीनों रणनीतिकारों से मैं समझूंगा कि बाजार की जो रणनीति चल रही पिछले 15 दिन से, ये क्या है, क्या है मेरे सर, ये क्या चल क्या रहा बाजार में? देखिए, मस्ती चल रही क्या? नहीं, चल तो बाजार रहा है और हमें चला रहा है बाजार। देखिए, बाजार ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है पिछले 12 महीनों में, तो एक लेवल तक जब प्राइसेस आ जाते हैं तो थोड़ी कंसोलिडेशन कहो या वॉलेटिलिटी कहो या टाइम करेक्शन कहो, वो तो होनी होती है। एक ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि हर महीने हमको 2% देके जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो वॉलेटिलिटी तो बाजार का इनहेरेंट नेचर है। पोजीशंस जो थी काफ़ी डेरिवेटिव्स में काफ़ी लंबी थी, और मुझे ये लग रहा है कि जो FIIs का जो सेलिंग हमें दिख रहा है उसमें डेरिवेटिव्स का भी काफ़ी हाथ है। तो मैंने जस्ट एक स्टडी किया निफ्टी फ्यूचर्स का। अगर पोजीशन देखे तो जब बाजार पीक पे था लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, अभी 15 दिन पहले जब पीक पे, तो FIIs की निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशन भी पीक पे थी। ओके। और अब रिकॉर्ड हाई पे थी, रिकॉर्ड हाई पे निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशनिंग थी, और 15 दिन में उन्होंने रिकॉर्ड शॉर्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी सारी हेजिंग या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कहो, वो एक नेचर है। एंड प्लस जो सेलिंग हमने देखी वो शायद एक ग्लोबल फिनोमिनन भी है, जहां पे न सिर्फ इंडिया बट ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से थोड़ी रिडेम्पशंस आ रही हैं बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स इन द US। तो ये एक FII का आउटफ्लो दिखा, प्लस FII की जो डेरिवेटिव्स में पोजीशनिंग बड़ी रिकॉर्ड लॉन्ग से रिकॉर्ड शॉर्ट हुई है, उसकी वजह से बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी करेक्शन आई थी। अब इलेक्शन के परिणाम वगैरह का स्पेकुलेशन तो शायद मुझे लगता है बहाना था, बिकॉज ऐसा कोई डेटा तो है नहीं जिससे हमें कोई एक्सट्रीम व्यू लेने की जरूरत पड़े, राइट। जो डेटा आ रही है ऐसा कोई मेजर चेंज तो ऐसा वेव के ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो एज लॉन्ग एज विथ अ रीजनेबल मेजोरिटी द रेजिम कंटिन्यूज एंड देयर इज नो चेंज ऑफ रेजिम, मेरे ख्याल से बाजार में बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। एक मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म करेक्शन था, एक थोड़े कंसर्न्स थे, वो रीजंस हमेशा मिक्स हो जाते हैं, कॉज क्या है इफेक्ट क्या है हमें पता नहीं चलता। बट मेरे ख्याल से एक झटका जो था, तो वीक हैंड शायद निकल गए बाजार से, और अब आई थिंक वी आर बैक ऑन अ नॉर्मल विकेट।
एक चीज़ और समझाइए, जैसे यूएस में ब्याज दर को लेकर बड़ी चिंता लोगों को कि वहाँ कटेगा नहीं कटेगा, तो वहाँ ये क्लैरिटी आ गई कि अब कटे चाहे ना कटे, ये कट भी सकता है, तो 2 कट शायद आ सकते हैं सितंबर ऑनवर्ड्स, या पता नहीं आएंगे कि भी नहीं आएंगे, क्योंकि डेटा अभी भी उतना कंडीसिव नहीं है। लेकिन वहाँ के बाजार ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। इवन आप देखिए डाउ जोन्स 40,000 लाइफ हाइक उसने हिट कर दिया, S&P आप देखिए वो 5300 को क्लियर कर रहा है। तो वहाँ कोई डर नहीं है इन्फ्लेशन को लेकर के या वहाँ की इकोनॉमी स्लो होने को लेकर के। एशियन मार्केट में इतना डर बना दिया गया, या भारतीय बाज़ारों में, जहाँ तो मतलब फंडामेंटली तो भारतीय बाज़ार सबसे अच्छे माहौल में, फिर भी यहाँ ने इलेक्शन वाला माहौल बना के पैसा निकाल लिया, ये ट्रैप कर दिया किसी को। ऐसा कुछ कर रहे थे क्या लोग? देखिए बाजार तो अभी भी नियर हाई पे ही है, तो करेक्शन कहाँ हुआ है बाजार में? वॉलेटिलिटी हुई है, करेक्शन कहाँ हुआ है? हाँ, वोलेटिलिटी हुई, वो 400 पॉइंट भी की। हाँ एग्जैक्टली। तो और देखिए अपनी यूएस बाजार की बात की, हायर इंटरेस्ट रेट्स की बात की, तो उसका मूलभूत कारण क्या है वो जानना, हमें वो अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत जरूरी है। यूएस बाजार के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे या तो नहीं कटेंगे और हायर लंबे समय तक रहेंगे, उसका मूलभूत कारण एक्चुअली बहुत पॉजिटिव कारण है। सबसे बड़ा कारण ये कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो सोचने से और एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि उन्होंने क्या किया पिछले साल 15-18 महीने पहले, इंटरेस्ट रेट की तो टाइटनिंग शुरू कर दी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि तब इन्फ्लेशन ज़्यादा उनको दिख रहा था और होप था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी स्लो होगी, और इकोनॉमी एक्टिविटी स्लो होती है तो डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके अपने आप नीचे आ जाता है। तो इंटरेस्ट रेट तो उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया और अभी भी चालू है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, अभी भी हाई लेवल पे इंटरेस्ट रेट्स हैं। लेकिन हुआ ये कि फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है उनका, उन्होंने अपना काम कर दिया इन्फ्लेशन फाइटिंग का कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑपोजिट स्टांस लिया, उन्होंने फिस्कल डेफिसिट पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया और स्पेंडिंग चालू रखी। तो एक तरफ से आप ब्रेक लगा रहे हो और दूसरी तरफ से जो सेंट्रल वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक्सेलेरेटर दबा रही है। तो जो एक्सपेक्टेशन था कि यूएस जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा वो हुआ ही नहीं। तो यूएस इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी इतनी जल्दी नीचे नहीं आ रही है, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स ऊपर हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी इज एक्चुअली गुड थिंग। एंड टिपिकली जो हेल्दी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है वो टिपिकली ग्रोथ में ही होता है, कि जितनी ग्रोथ बढ़ती है इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो ग्रोथ को फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। तो मेन कारण ये जो है कि जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव सरप्राइज किया है, उसकी वजह से रेट्स हाई है। तो हमें इस बारे में एज ऑफ नाउ चिंतित नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर रेट्स ऊपर रहे और हमें दिखने लगा कि यूएस जीडीपी क्रैश हो रही है, तब हमें चिंता का कारण है। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई चिंता का कारण नहीं है। ओके अभिषेक जी, पिछले जो कुछ दिनों में सब हलचल हो रही थी, तो आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, मन में डर तो हमेशा बना रहता है जब आप देख रहे हो तो एक ऐसी टेरिटरी में मार्केट को जो इससे पहले हमने कभी देखा नहीं। किस बात का था? डर इसी तरह से रहे कि वॉलेटिलिटी के अंदर में करेक्शन जब आता है तो इस तरह के चढ़ाव में उतार भी उतनी स्पीड से जाता है। एंड 2 ओकेजन्स हमने देखे लास्ट 5 महीने में जहां मार्केट ने एकाएक एक भले ही छोटा सा बट एक स्टीप करेक्शन दिया था। और क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स की बाइंग इतनी स्ट्रांग रही है तो ऑफकोर्स मार्केट रिकवर भी कर रहा है। इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहली पार्ट जैसे हम बात कर रहे थे कि क्यों स्ट्रेंथ है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिफरेंस इस बार के बुल रन में और कोई भी पास्ट बुल रन में इस बार डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप बाइंग देखें म्यूचुअल फंड की, लास्ट ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर में करीबन 1.5 लाख करोड़ की नेट बाइंग थी। एफआईज ने भी अप्रोक्सीमेट उतना ही बाई किया। दैट्स द रीज़न हमने देखा निफ्टी की जो रिटर्न्स है वो 30% सालाना रही। मिड एंड स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो 60 से 70% इंडेक्स लेवल पर रिटर्न आया है 1 साल का। अब हम अगर इस साल में देखें तो ये 5 महीने का अगर मैं ट्रेंड देखूं इस कैलेंडर ईयर में तो मोटा मोटा नेट सेलिंग ऑफ एफआईज 35,000 करोड़ रही है और म्यूचुअल फंड के अराउंड अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा उतनी बाइंग हो रही है। सो बेसिकली एक तो ये हो रहा है कि कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर हम महीने के एसआईपी को देखें तो 19,000 करोड़ जो है एक स्टेबल नंबर और अगेन ऑल टाइम हाई नंबर भी बनते जा रहा है। इसका मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इंडिया के ऊपर। एंड इलेक्शंस की हम जो बात कर रहे थे, मार्केट हमेशा एक
इवेंट्स को पहले से ही टाइम कर लेता है। ये मार्केट की एक नॉर्मल खासियत रहती है हर जगह, हर तरफ से। मुझे लग रहा है कि मार्केट ने ये भलू बाती समझ लिया है कि बीजेपी शायद पावर वापस आ रही है, एंड क्योंकि वो वापस आ रही है इसलिए मार्केट में हम इस तरह का स्ट्रेंथ देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाइंग तो डोमेस्टिक ही हो रही है। सो अगर कहीं डाउट या चिंता होती तो सबसे पहले पुल आउट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करते, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। हो ये डेफिनेटली रहा है कि रोटेशन है, एफआई आ रहा है, डीआई खरीद रहे हैं, एंड उसमें वॉलेटिलिटी है, एंड दैट्स ओके। मतलब इलेक्शन के टाइम पे ये एक्सपेक्टेड ही होता है, कुछ नया नहीं हो रहा है। बट नया ये हो रहा है कि इलेक्शन से पहले तक मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है, ना कि रुकने के लिए तैयार हो कि चलिए इलेक्शन का रिजल्ट आते हैं फिर देखते हैं। सो ये एक दर्शाता है कि इलेक्शन इज नॉट द रियल रीजन फॉर मार्केट टू बी वॉलेटाइल। दैट्स नंबर वन अकॉर्डिंग टू मी इज द थिंग। सेकेंड है कि रिजल्ट अगर हम देखें ना कंसिस्टेंटली जो कि आ रहे हैं बहुत ही शानदार आ रहे हैं। सो डोमेस्टिक अगर मार्केट के अंदर में रियल में डिमांड है तो फाइनली वो दिखिए कहाँ पे, वो रिजल्ट्स में दिखनी चाहिए। और वो रिजल्ट्स में हम अभी भी देख रहे हैं कि सालाना या क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों तरफ से जो नंबर्स हैं मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के बहुत ही फैंटास्टिक आ रहे हैं, विच मीन्स कि ये जो रियल ग्रोथ हम बात करते हैं वो एक्चुअल है, मतलब वो फैक्चुअल है, एस्टिमेट नहीं है। Q3 के नंबर ज़्यादा अच्छे थे एज कम्पेयर टू Q4। ठीक है, हर क्वार्टर मेरे को नहीं लगता कि सामान्य हो सकता है, बट अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट ऐसा कुछ भी बन नहीं रहा है जिसको देख के हम ये सोचें कि अरे अब प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अब आगे आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा नहीं करेगी। सो ऐसा क्योंकि कोई सामने प्रूवन डेटा नहीं दिख रहा है जिसके सामने आप मार्केट के अगेंस्ट में खड़े हो जाएं, यही वन ऑफ द रीज़न है कि कंप्लीटली मार्केट एक तरफा ही बिहेव कर रहा है। बिकॉज डोमेस्टिकली हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी वो भी पॉजिटिव में जा रही है, जो डिपेक्ट कर रही है कॉर्पोरेट में। एंड अगेन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जिन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया लास्ट 10 साल में, वो वापस अगर पावर में रिटर्न हो रही है, जो कि मार्केट ऐसे दिखा रहा है। सो अगेन वो एक अपने अगले 5 साल के लिए भी विजिबिलिटी बनाती है। सो लेखा जोखा डोमेस्टिक मार्केट इज डेफिनेटली द आउटलायर एंड आउट परफॉर्मर देन द ग्लोबल मार्केट। सो ये मेरा पहली बात तो डोमेस्टिक मार्केट के पर से है। यूएस के अंदर में जैसे कि मीर जी ने बहुत अच्छी तरह से इस पॉइंट को कवर कर लिया कि किस तरह से वहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट की साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पीक है बट स्टिल काट नहीं रहे। बट जैसे कि उनकी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली स्पेंड कर रही है बिकॉज उन्हें कंसिस्टेंटली ग्रोथ चाहिए। तो होता ये है कि जब गवर्नमेंट खुद ग्रोथ प्रो हो जाती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी है और यूएस की गवर्नमेंट भी है, तो जब गवर्नमेंट प्रो ग्रोथ है तो स्पेंडिंग होगी, और जब वो स्पेंडिंग होती है तो फिर इकोनॉमी में उस पर होता है इन टर्म्स ऑफ द रियल नंबर्स ग्रोथ आती है। सो यही चल रहा है। पैसे एक तरफ से प्रिंट भी हो रहे हैं फ्रेशली, और हमने देखा कि कमोडिटीज़ के अंदर में भी अलग अलग लेवल्स की हाइज बन रही है। बट मुझे एक चीज़ बताइए, जब यहाँ पे भी ग्रोथ है तो इतने मैसिवली पैसा क्यों निकाल रहे हैं एफआई? कहाँ ले जाना है, चाइना ले जा रहे हैं क्या? या लोग, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से निकाल के ले जाने की जरूरत ही नहीं, उनका अलग जगह अलग अलग लोकेशन है, तो यहाँ से क्यों इतना बेच रहे हैं वो? देखिए, प्रेडिक्टेबिलिटी एफआईएस की पैसे की जो है हम इस तरह से नहीं लगा सकते, क्योंकि एफआईएस के पास पूरा वर्ल्ड है इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिया फोकस्ड जो फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन नेचर वाले होते हैं, वो अलग से हम देखते हैं। बट लार्जली कुछ सारी एक्टिविटीज़ हेज फंड्स की भी होती है कि जहाँ पोर्टफोलियो हेज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा एक्सपोजर भी है। सो मैं इस तरह से नहीं देखूंगा, टेम्पररी हो सकता है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्री मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वुड बी लाइक टू सी द रिजल्ट्स एंड देन टेक अ कॉल। एंड प्रॉब्ली जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, बीजेपी अगर पावर में वापस आती है तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद से आप एफआई को नेट बायर बनते हुए देख लेंगे देन द नेट सेलिंग, जो अभी तक हमने देखा है। देखो, इतनी देर के बाद में अंडरलाइन वही है कि 4 जून को क्या होगा, उसके बाद आएंगे। दलजीत सर, आप लोग बताइए, क्या डिबेट क्या चल रही है आजकल मार्केट में? नीरज जी, आई थिंक ये जो पिछले 10-12 दिन में हमने वॉलेटिलिटी देखी, ये एक क्रिएट की हुई वॉलेटिलिटी मैं कहूंगा, क्योंकि एक्चुअली कोई रीजन नहीं था वॉलेटिलिटी का। तो अगर आप देखें 10-15 दिन पहले आप लोग सभी चैनल में चला रहे थे कि विक्स जो है वो 10 के नीचे चला गया। मैंने 20-25 साल में कभी विक्स को देखा नहीं, तो बट पहली बार ये सब सुना कि विक्स क्या है और क्यों ये सब इतना नीचे जा रहे हैं। तो बेसिकली आइडिया क्या था कि सब लोग क्या बोल रहे थे, एक कॉम्प्लेसेंसी बिल्ड हो गई है और नियर कंसेंसस है कि भाई ये करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आने वाला है, तो कुछ मार्केट अपना भागता ही जा रहा है और इतना बड़ा मेजर इवेंट है, उसके सामने भी कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। तो आई थिंक कुछ समझदार ट्रेडर्स ने, स्पेकुलेटर्स ने ये बात को समझा और उन्होंने सोचा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। तो वहां पर फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकली कि भाई मार्जिन ऑफ विक्ट्री में चेंज होगा। विक्ट्री तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी सभी लोग मान के चल रहे हैं कि यही सब होने वाला है, यही गवर्नमेंट आने वाली है, यही सब पॉलिसी चलने वाली है। बट कहाँ पे क्रिएट कैसे करें वॉलेटिलिटी, तो एक नया शुरुआत छोड़ा
कि साहब मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो चेंज होगी, कोई 300 बोल रहा है, कोई 290 बोल रहा है, कोई 320 बोल रहा है, कुछ भी नंबर ऑफ सीट्स। अब वो कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से क्या चल रहा है, उसका सोर्स किसी को पता नहीं, बट वो चल रहा है। तो उसकी वजह से ये सब हमने देखा कि बाजार में इतना उथल पुथल हुआ। तो हमें लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो कुछ करना ही नहीं था, तो हमारे जैसे इन्वेस्टर ने तो खाली बाहर से बैठ के इसको देखा, कुछ किया नहीं। अब आप कह सकते हैं कि इतना नीचे बीच में उथल पुथल हुआ तो उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाना चाहिए था, बट शायद वो इतना आसान नहीं है कि आप हर मार्केट के मूड को पकड़ सकें। तो हम लोगों ने बेहतर यह समझा कि जो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू, फंडामेंटल व्यू है, उसको हम इंटैक्ट रखें, और ये जो वोलेटिलिटी है इसको खाली जाने दें। ये ट्रेडर्स के लिए गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी, उन लोगों ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। हमने देखा एक एक दिन में, कल परसों के मूवमेंट को ही देखिए आप, तो 1100-1200 पॉइंट का मूवमेंट होगा, एक्चुअली एंड रिजल्ट 200-300 पॉइंट ही है। तो ये जो उथल पुथल हो रही है, ये सब आई थिंक क्रिएटेड वोलेटिलिटी थी, विच इज अ पार्ट ऑफ द गेम। उसमें कोई बुराई नहीं है, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने उसको यूज किया। बट आई थिंक वो ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स, हेजर्स, उन लोगों के लिए है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए ये सोचे। देखिए हाइंडसाइट में हम सब समझदार हैं, सबको सब अक्ल है, सबको ही अगर ये मैं कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो बेटर ये होता है ऐसे टाइम में, इस तरीके की उथल पुथल में अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा छेड़े नहीं, क्योंकि चांसेस ये हैं कि आप इस उथल पुथल में कुछ अच्छी चीज़ें खो बैठेंगे और फालतू चीज़ें आपके हाथ में रह जाएंगी, जो नॉर्मली हमने देखा बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ होता है। जो पोर्टफोलियोज का जब हम एनालिसिस करते हैं लोगों का, तो समझ में आता है कि वो अच्छी चीज़ तो बहुत जल्दी थोड़े प्रॉफिट में बेच दी, और जो खराब चीज़ रह गई वो लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं कि अब ये भाव आएगा। तो ऐसा थोड़ा समझ के काम करना जरूरी है आई थिंक। बाकी जहाँ तक व्यू हमारा जो है वो इंटैक्ट व्यू है कि ग्रोथ अपने यहाँ बनी हुई है, जैसा भी अपने कॉलीग बता रहे थे कि क्वार्टर के नंबर्स जो है ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े कम है नंबर, बट आई थिंक नंबर्स में कहीं डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। सभी कंपनियों ने अच्छे, आप कैपिटल गुड्स के नंबर्स देखिए तो इतने फैंटास्टिक है, इनफैक्ट वो तो ऑल टाइम हाई, बहुत सारी कंपनियां बेस्ट एवर क्वार्टर रिपोर्ट कर रही है नंबर। तो जब बेस्ट एवर क्वार्टर नंबर्स आ रहे हैं तो फिर देयर इज नो रीजन कि मार्केट को बेस्ट एवर नहीं होना चाहिए, राइट। तो आई थिंक वो सब इशू जो लॉन्ग टर्म में है उसमें कोई इशू नहीं। दलजीत सर, आपने कहा कि ऐसी कोई चिंता नहीं है, वॉलेटिलिटी क्रिएट की गई है, अब बल्कि आप तीनों लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसी कोई परेशानी, चिंता नहीं। और ये जो बीच में एक शगुफा चल रहा था मार्केट पे इलेक्शन वाला, ये लेकर के, तो फिर आप बायर क्यों नहीं थे? मन में बाय करते ना, इतना अच्छा मौका मिला था, बाय किया आपने? मुझे तो बाई करना ही पड़े, नहीं हमारा तो नया फंड है। हाँ नहीं, नया नहीं, पुराना वाला फंड भी जिनके पास है, तो जो म्यूचुअल फंड की बात अभिषेक कर रहे थे, तो मजबूरी खरीदेंगे। है ऑलरेडी, तो ज्यादा स्कोप ही नहीं था हमारे पास बाय करने। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि अगर इतना अच्छे मौके मिले थे तो खूब दबा के बाइंग करनी चाहिए थी, लेकिन बाइंग हुई नहीं उतनी। नहीं, म्यूचुअल फंड का तो रोज अच्छा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। म्यूचुअल फंड के नंबर से मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ कि उनको तो लेना ही है। राइट, करेक्ट। तो अगर वो मार्केट ना भी गिरे तब भी लेते हैं, गिरते तब भी लेते हैं, क्योंकि वो कैश में बैठ नहीं सकते बहुत सारे। लेकिन एक साइड से बिक रहा है, दूसरे साइड से बहुत सारे बड़े लोगों ने भी पोजीशन हल्की की। क्या मन में हल्का सा कहीं कोई ऐसा दुविधा, डर है, या फिर बड़े इवेंट से पहले लाइट रहना, ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है? भाई इतना बड़ा इवेंट हो रहा, हमको लगता है कि सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि ना हो, ये मन में है क्या थोड़ा 10-20%? बिल्कुल, वो मैंने जैसे हमने डिस्कस किया ना, FIIs की जो हेजिंग पोजीशंस हैं फ्यूचर्स की, वो क्लियरली दिखा रही है कि वो एक सिक्योरिटी ले रहे हैं। ये तो मैंने फ्यूचर्स की बात की, ऑप्शंस में भी शायद उन्होंने प्रोटेक्शन बाई किया हो, बिकॉज नोबडी लाइक्स अनसर्टेनिटी। तो प्रोबेबिलिटी शायद 1% हो या 10% हो या 20% हो कोई नेगेटिव इवेंट की, बट देयर विल ऑलवेज बी इन्वेस्टर्स हु विल बाय सम प्रोटेक्शन। एंड जैसे आपने कहा कि कोई अगर बड़ा इवेंट आ रहा है और ऐसी कोई मेजर और कोई इवेंट फंडामेंटली नहीं है, तो पीपल विल वेट कि चलो ये माइलस्टोन है, उसको क्रॉस करते हैं, फिर आगे जाकर नया पोजीशन लेंगे। इसलिए थोड़ा वेट। बिल्कुल। एक और चीज़ आप समझना, दलजीत जी आप इसको बताइए, बीच में एक खबर बीच में चली, इनमें हमारे सिस्टर चैनल में भी चली थी, कि टैक्स को लेकर के कुछ ट्वीकिंग हो सकती है। उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मार्केट ने दिया, इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। तो ये शो करता है कि मार्केट बहुत ही शेकी ग्राउंड पे खड़ा है क्या, कि एक खबर आई, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मार्केट ने रिएक्शन उसमें मैं तो उसको अलग तरीके से देखूंगा।
एक मिनट रुकिए पहले दलजीत जी, आपने कैसे लिया फिर आप? मुझे लगता है कि वो ये हर बार जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होने का नंबर आता है या बजट वगैरह कुछ आने का इवेंट होता है, तो इस तरीके की खबरें बाजार में आती हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कुछ होगा, कुछ इनकम टैक्स के साथ ट्वीकिंग होगी, और उसमें फिर वो वापस कुछ जो फेंट हार्टेड लोग होते हैं, जो छोटा दिल रखते हैं, वो लोग घबरा जाते हैं। बट आई थिंक वो कोई ऐसी, हर बार हमने ये कई बार सुनी है ये खबर इस तरीके का होगा। सी अल्टीमेटली अगर जो भी टैक्स रिजीम होगा वो सबके लिए होगा, इट इज नॉट ओनली फॉर मी ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे उसके लिए कुछ प्रिपेयर होकर रेडी करना है या अपने फंड को चेंज करना है, क्योंकि वो इम्पैक्ट जो आना है वो सबके लिए आना है। तो उसमें सब मार्केट को पूरा असर होने वाला है। तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि हम लोगों को कोई ज्यादा इशू रहता है, और हमने तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया। अब आपने कैसे लिया अलग तरीके से? द फैक्ट के मिनिस्टर और सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स ने आके मार्केट के बारे में कमेंट किया जस्ट ऑन 5 days ऑफ वॉलेटिलिटी, वो दिखा रहा है कि मार्केट के बारे में उनका रवैया पॉजिटिव है। नो सी, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल के लिए हेल्दी कैपिटल मार्केट चाहिए। स्टॉक मार्केट एक कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल मार्केट्स को बहुत बड़ी तरीके से डिस्टेबलाइज या डिस्टर्ब करने के मूड में है। थोड़ी बहुत ट्विकिंग यहाँ हो जाएगी, बट वो 1-2 दिन 1-2 महीने का एडजस्टमेंट फेज होता है, वो हो जाता है। उसके बाद लाइफ गोज ऑन। लाइक आपको याद था ना कि कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 था, अब नहीं है 0, लेकिन मार्केट तो न्यू हाई पे है ना। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा। अभिषेक, क्या फिर ऐसे माहौल में जब फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, तो एक वो इशू सेटल्ड है, इलेक्शन को लेकर के भी कोई बहुत बड़ी राय बनाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई डेटा पॉइंट नहीं किसी के पास ना। अभी तो 5वां फेज़ होना ही है, और किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे बदलेंगी पता नहीं किसी को। वो भी एक बड़ी चिंता नहीं है। फंड फ्लो 20,000 करोड़ से ज़्यादा के आते हुए दिख रहे हैं। क्या एक जो इन्वेस्टर है जो अपने घर पे बैठा हुआ और ये पूरी तस्वीर देख रहा है मार्केट की, इस तरीके की वॉलेटिलिटी, इस तरीके के नैरेटिव्स मार्केट में, डायलॉग्स चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाना चाहिए फिलहाल के लिए, या फिर वो इस तरह के मौके पे एग्रेसिव हो जाए? बहुत एग्रेशन तो मैं अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो हमें मार्केट के पर से समझने की ज़रूरत है। 10 साल हो गए हैं मोदी गवर्नमेंट को, और 8 साल से हम बुल रन में हैं। पिछले 8 साल से निफ्टी हर साल पिछले साल से ऊपर की क्लोजिंग दी है, एंड 2.5x जो है उस बेस से रिटर्न बने हैं। मतलब 250% 8 साल का रिटर्न है, मोटा मोटा सालाना एवरेज 30%। निफ्टी की बात हो रही है, निफ्टी 50। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, और 8 साल का डेटा ये बताता है कि काफ़ी बड़ा वेल्थ जो है इकोसिस्टम में बना है। सो इस माहौल में इस समय आके मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आपके पास इस टर्म में ड्राई पाउडर होना चाहिए, और इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले वो डिपेंड करता है नज़रिया किसका कैसा, बट डेफिनेटली कुछ कैश में होना कोई ख़राबी नहीं है। आप पूरी रैली को कैप्चर करने जाएं तो ये ज़रूरी नहीं है, और कुछ इन्वेस्टर आते हैं, कुछ इन्वेस्टर जाते हैं। एफआई की भी ऐसी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे वो हर साल ही पॉजिटिव रहे, सो देयर इज़ अ डिफरेंस। बट डीआईए कंटिन्यूसली उतने टाइम तक पॉजिटिव रहे। सो मैं अब ये समझता हूँ कि हमारी लोकल मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली टेक दैट कॉल, क्योंकि एक बड़ी वेल्थ बन गई है। अब आप क्यों एक रिस्क ऐसा लेंगे जिससे आप कुछ भी जो है एक जो गेन आपका है वो खोएंगे। सो मुझे लग रहा है कि वो कोई ख़राबी नहीं है, एंड सब कुछ अच्छा होने के बाद भी प्रिकॉशन रहना ख़राबी नहीं होती। सो मुझे इस तरह से लग रहा है कि वॉलेटाइल है मार्केट। आप ये कह रहे हैं कि 4 जून वाले इवेंट से पहले कुछ ना करें या हल्के होके जाएं? मुझे लग रहा है कम से कम कुछ तो कैश होना चाहिए। क्यों? बिकॉज मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी हमारे कंट्रोल के बाहर है। वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली है। अच्छा, मैं चलिए एक एंटीथेसिस देता हूँ। हम सब लोग बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं कि ये मार्केट ऐसे ही चलेगा, फंड ऐसे आते रहेंगे, एफआई भी आ ही रहे हैं, और रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे ना। किसी ने नहीं देखा है। मान लीजिए रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ होते हैं। जैसे एक डिबेट ये चल रही है कि जितनी स्ट्रांग गवर्नमेंट का क्लेम किया है बीजेपी ने, उतनी स्ट्रांग नहीं आएगी। वो 400 पार या 370 पार ये सब नहीं होने वाला। पिछले साल जैसी, मतलब पिछले 2019 जैसी गवर्नमेंट ही आ सकती है, उसके आसपास आ सकती है। क्या ये भी प्राइस देने मार्केट में? मुझे लग रहा है कि एक नंबर के बाद
कोई भी और नंबर नहीं नहीं, ये देखिए, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप। अब मैं आपको क्यों दे रहा हूं तो आप फिर 272 वाली बात करेंगे ना। मार्केट ने ये लिया ही नहीं, क्यों कि 272 के बाद का कोई भी नंबर बेकार है, क्योंकि सरकार तो उतनी भी बन जाती है। मार्केट तो 370, 350, 400 इस पे डिबेट कर रहा था। मेरा क्वेश्चन वो है कि क्या मार्केट ने 300, 290 और 310 भी प्राइस इन कर लिया है? ठीक है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की वापसी फैक्टर की है। सीट की स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि क्या कितना फैक्टर है कितना नहीं है, बिकॉज वो तो अब इस तरह की वॉलेटिलिटी बता रही है कि कुछ वर्ग में शायद कुछ और ओपिनियन है और दूसरे वर्ग में कुछ और ओपिनियन है, और यही मार्केट का नियम है, लीनियर होता नहीं है। सो बट इम्पॉर्टेंट ये है कि 2019 का भी जो नंबर था वो बहुत ही अच्छा था, और उस नंबर को सरप्राइज था, पॉजिटिव था, तो ये कोई खराबी नहीं है अगर उतने नंबर पे भी वो आगे बढ़ते हैं। सी मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। 2019 में एक जनरल परसेप्शन ऐसा ही बना था। उस समय मार्केट बहुत वॉलेटाइल था कि क्या होगा पता नहीं, किसी ने कि मतलब वहाँ पे लास्ट मोमेंट तक हमको लगता है कि इसी तरह की वॉलेटिलिटी थी, और कुछ लोगों ने तो यहाँ पे ओपनली कहना शुरू कर दिया था कि शायद 180 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, है ना। 180 180 की बात हो रही थी सर, कि 180 आएंगी और फिर एक जेवी सरकार बनेगी और ये होगा वो होगा। गडकरी जी का नाम भी लोगों ने उछालना शुरू कर दिया। ये नैरेटिव्स बनने शुरू हो गए थे, बट ग्राउंड की रिपोर्ट एकदम डिफरेंट थी और बहुत मैसिव पॉजिटिव सरप्राइज हुआ वहाँ पे। इस बार भी वही लगभग स्थिति है कि ग्राउंड पे जाइए तो दूसरी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, नैरेटिव्स पे दूसरे चल रहे हैं। लेकिन एक ये डिबेट लोग लेके चल रहे हैं कि चूंकि 10 साल हो चुके हैं, 2 टाइम्स की एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो कितना डिस्काउंटिंग लोगों ने करी। मेरा सवाल इसलिए मैंने आपसे ये पूछा था कि मार्केट अपने आप को उस हिसाब से पोजीशन करे, क्योंकि हाईस पे मार्केट खड़ा हुआ है। बहुत डिफिकल्ट सवाल है ये। आसान थोड़ी पूछूंगा मैं। दलजीत सर, किस तरीके की चीजों को आपने डिस्काउंट किया है? नीरज जी, मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा ये फैक्टर इन किया हुआ है कि सब पॉजिटिव होगा और बहुत अच्छे से 400 पार 350 व्हाटएवर इट इज नंबर पे ना जाके भी, लेकिन मान के ये चल रहे हैं कि जो बहुत सारे इन्होंने वायदे किए हुए हैं वो सब पूरे होंगे। बट ऑब्वियसली नंबर्स कम आएंगे तो एक बार को एक नी जर्क रिएक्शन होगा। मैं भी मान के ये चल रहा हूँ कि अगर ये नंबर्स नहीं आए तो मार्केट में एक अच्छा बड़ा करेक्शन हो सकता है, 5-7% का भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट वो भी हमारे हिसाब से टेम्परेरी ही होगा, क्योंकि फाइनली क्या होगा, मार्केट ये समझेगा कि 2-4 दिन 5 दिन के बाद ये समझ में आएगा कि भाई पॉलिसी कंटिन्यूटी, मार्केट को क्या चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। अगर आप बोल रहे हो कि पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट करना है, पीएसयू को बढ़ावा देना है, अगर आप बोल रहे हो रेलवे में ये काम करना है वो करना है, तो वो सब चलने ही वाला है। तो वो तो 300 सीटें हो, 350, 400 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। शायद 350, 400 से वो फर्क पड़ेगा जो चीजें मार्केट को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, कि वो कॉमन सिविल कोड लाना है या वैसा कुछ करना है। तो अगर उन चीजों पे फर्क पड़ेगा तो वो 2-4 दिन की वॉलेटिलिटी के बाद थम जाएगा। तो यस, करेक्शन होगा, जरूर होगा। अगर जितने डिजायर्ड नंबर्स हैं उससे कम आएगा, ये बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन होगी जैसे हम रिजल्ट्स के पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन इज 20% ग्रोथ, कंपनी ने डिलीवर किया 15% ग्रोथ, तो अगले दिन स्टॉक गिरता ही है। बट वो फिर 2 दिन बाद वापस आ जाता है ना। तो एग्जैक्टली सेम एनालॉजी आप जरा ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट। मेरे सर ये इंटरेस्टिंग सवाल मैं इसलिए कह रहा था कि मेरा भी मानना है कि 272 के आगे की नंबर का कोई टेक्निकल मतलब नहीं है। उतनी ही मजबूत सरकार 272 की भी चलती है जितनी 300 की चलती है, जितनी 310 की चलती है। लेकिन जैसे ये एनालॉजी दे रहे थे कि मार्केट एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा आना चाहिए वैसा आना चाहिए, शायद ये कहीं कहीं अभी वो डर खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि मैं देखता हूँ हर जगह डिस्कशन यही चल रहा है। बट जैसे कौरी साहब ने बताया कि ये डर 2-4 दिन के करेक्शन का डर है। हाँ, तो हमारे जैसे लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर को उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कोई बड़ा कैश कॉल या बड़ा हेजिंग कॉल लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं। आपके लिए कोई चिंता है? देखिए, बजट ऑल्सो नॉन इवेंट हो गया अब तो। ये वाला बजट 5 इयर्स का बजट होगा। देखिए, बजट की जो विजन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, जो टेक्स्ट होगी। बट इनडायरेक्ट टैक्स तो अब जो जीएसटी है वो तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। करेक्ट। पर्सनल इनकम टैक्स तो काफी रैशनलाइज हो चुका है। कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी लो लेवल पे है। तो उसमें ज्यादा ट्विकिंग होती ही नहीं आजकल बजट में।
ये सब ये इलेक्शन का जो हमने कहा 270 प्लस बियॉन्ड इज इररिलेवेंट, बजट इज आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर इररिलेवेंट इन अ गुड वे। कि हम इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, एडवांस हो चुके हैं कि अभी हर रोज आके कोई एक्साइज ड्यूटी ट्वीकिंग, ये ड्यूटी स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक, वो सब जरूरत ही नहीं है, काफी स्मूथ हो गया सारा प्रोसेस। एक और चीज बताता हूँ आपको। नहीं, और दूसरा आपने इलेक्शन के बारे में आपने कहा ओवर थिंकिंग, हम कह रहे हैं हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज आप मुद्दे देखे तो अगर सपोज 400 पार हो जाएगी तो कौन से इकोनॉमिक मुद्दे हैं जो पास होंगे जो आज नहीं हो रहे? Yes. कोई ऐसे मुद्दे नहीं है। शायद लेबर लॉ एक जो है वो अटका हुआ है, बट वो तो जब लास्ट टाइम भी इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आई थी तब भी पास नहीं हुआ, राइट? तो द पॉइंट इज ऐसे कोई इकोनॉमिक मुद्दे नहीं है जो सारे मुद्दे जो है वो पॉलिटिकल वाले मुद्दे हैं, जिससे बाजार को शॉर्ट टर्म या 2-4 साल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। राइट, नहीं बिल्कुल बहुत सही पॉइंट आपने किया। इस पर हमने अलग से बहुत एक वीडियो बनाया था कि भाई आप लोग इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं मार्केट में, जिसका कोई लेना देना नहीं आपसे। एक चीज़ और बताइए, जैसे जो इस वक्त गवर्नमेंट लेवल की जो थिंकिंग है, इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल क्लासेस, सब जोड़ लीजिए उसमें, जो भी गवर्नमेंट विन करके आती है, मान लीजिए यही गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसी पे क्या ये इम्पैक्ट दिखेगा कि थोड़ा सा सोशलिस्टिक इम्पैक्ट हो जाएगा? क्योंकि इस बार का इलेक्शन बहुत उस तरीके से लड़ा जा रहा है कि ये फ्री बीज, वो फ्री बीज। तो सपोज मान लीजिए जीत के भी कोई आ गया तो उसके सामने एक ये पॉलिसी चेंज का इशू होगा क्या, कि आने वाली पॉलिसीज में ये इम्पैक्ट दिखेगा कि अब आप थोड़ा सा ज़्यादा जन कल्याणकारी सरकार चलाने के मूड में है? ऐसा लग सकता है आपको? देखिए, अगर रेजिम चेंज नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है एक्स्ट्रा पॉपुलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करंट रेजिम है, ये प्रेशर रहेगा इनके ऊपर क्या? ये प्रेशर शायद स्टेट लेवल पे रहता है, हमने देखा भी है कि कई स्टेट ने ये किया है, बट इन द करंट डिस्पेंसेशन अगर देखें तो ऐसी कोई बायस नहीं है कि पॉपुलिस्ट होएं। इनफैक्ट जो भी स्टेप्स लिए गए हैं वो एग्जिस्टिंग सब्सिडीज वगैरह जो है उनको मोर एफिशिएंटली कैसे डिलीवर करें उसमें ज़्यादा फोकस दें, एंड प्लस रेलेवेंट चीज़ें करें। फॉर एग्जाम्पल नल से जल, हर घर में बिजली, वो सब जो डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं और डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और उसका हमने इम्पैक्ट भी देखा है, लोगों की लाइफ में फ़र्क पड़ा है और शायद उसकी वजह से वोटिंग में भी फ़र्क पड़ा है। तो ब्लैंकेट पैसा बांटना अगर सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई माइंडसेट है। ओके, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ कि जो नंबर से आप जीत के आएंगे ये डिसाइड करेगा कि आपकी पॉलिसी का टोन टेनर क्या होगा। अगर आप बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जीत के आते हैं तब आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी है, आपकी फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, आप 305 या 310 की सरकार चला रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये पॉलिसी का प्रेशर आएगा। इसलिए आ सकता है क्योंकि सामने वाले ने जो प्रपोजिशन खड़ा कर दिया मासेस के बीच में, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि अंतिम इलेक्शन है और इसके बाद झड़ी लगी रहेगी इलेक्शंस की। तो क्या ये डर है अभिषेक जी मार्केट के लिए कि पॉलिसी में ट्विकिंग आ सकती है अगर बहुत ओवरवेलमिंग इस गवर्नमेंट नहीं आई तो? मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट इतने अहेड सोच रहा है। मुझे लग रहा है अभी तक जो भी देखने को मिल रहा है वो लार्जली ये है कि इलेक्शंस के दिन जीत के आ जाए, क्या हो जाए, और उसके बाद अगर हम बात बजट की कर रहे हैं तो वो उसके बाद वाला इवेंट होगा जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से है। बट अभी के लिए कुछ भी इस तरह की बड़ी अटकलें लगाना मुझे नहीं लगता कि सेंसिबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मार्केट के लिहाज से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक स्टेबल गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं। इसके अलावा जो सारा काम होता है वो तो कंपनियों को देख के उनके आगे की फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, उनकी वैल्यूएशन को देखते हुए होता है। तो वेल्थ तो फाइनली पैसे तो बन रहे हैं कंपनियों में, और हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट, सेंसिबल गवर्नमेंट जब रहती है तो पॉलिसी लेवल की एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी की वजह से जो एक नीचे लेवल पे उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन होती है कैपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिर एक जो है होती है। सो उस तरह से बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि हमें इतना आगे सोचना चाहिए। और मार्केट के अंदर में एक चीज़ हमेशा देखी जाती है कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा। तो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है एंड उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। हालांकि
इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली आंख बंद करके पूरी तरह से इतने बुलिश हो जाएं कि कुछ दिखे नहीं और बार बार मेरा ये कहना है कि हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। कुछ कुछ चीज़ें दिख रही है कि चलो ठीक है, ये अगर होता है तो हमारे लिए आगे की भी समय के लिए अच्छा रहेगा, बट वॉलेटिलिटी हमें ये भी मौका देता है, जैसे हमने कहा कि फ्रेश बाइंग कैसे करें। तो फ्रेश बाइंग के लिए या तो आपके पास फ्रेश कैश फ्लो होना चाहिए या फिर आपने कोई प्रॉफिट बुक करके एक बार के लिए कॉल लिया होगा और वो फिर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। देयर इज ओनली टू वेज। सो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज गुड इन सम मैनर, ताकि आप दोबारा बाई कर सको। फ्रेश पैसा लोगों के पास, देख रहे हो ना हर महीने कितना पैसा आ रहा सर के पास जा रहा खूब। अच्छा, अब ये तो गई बिग पिक्चर वाली बात, तुमने हर एक एंगल से इसको डिस्कस कर लिया। दलजीत सर, रिजल्ट्स की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, फ्रेश बाइंग की चर्चा कर रहे थे, नतीजों के बाद Q4 देखने के बाद अब कहाँ आप लोग नज़र बनाए हुए हैं कि बस चुनाव खत्म होते हैं हम टूट पड़ेंगे उस पर? ऐसा कुछ मन बनाया क्या? मतलब कोई थीम जो सोच रहे हो, कोई सेक्टर सोच रहे हो? सो थीम सोचने के लिए तो अभी इतनी, जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट हो तो आपको वो सेक्टर सोचने हैं जहां अभी इफेक्ट नहीं आया है लेकिन उसके लिए प्रिपरेटरी वर्क हो चुका है। तो मतलब कि उसमें आने की संभावना, प्रीएम्प्टिव बाइंग करना जिसको कहते हैं, तो वो हम लोग एग्रोकेमिकल और केमिकल थीम में देख रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ गुड नंबर्स में जहाँ है तो फार्मा में हम लोग चालू है। फार्मा और ऑटो वगैरह हमारा जो पसंदीदा सेक्टर है तो वहाँ पर है। बट आई थिंक जो मेजर सेक्टर एग्रोकेमिकल केमिकल, ये वाला सेक्टर जो है, इसमें अभी पिछले 2-3 साल से कुछ हुआ नहीं है। काफी समय से वेट कर रहे हैं। तो इस बार के क्वार्टर के नंबर्स थोड़े बेटर आए हैं कुछ कुछ कंपनियों के, और आगे की कमेंट्री थोड़ी सुधरती हुई नजर आई है। तो हमारा ये, अगर ये मानसून अच्छा हुआ और इस तरीके की पॉलिसी कंटिन्यूटी रही तो आई थिंक उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट अगले 3-6 महीने में देखना चाहिए। तो हमारा ध्यान उस तरफ है। प्लस कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए हम काफी फुली प्रिपेयर्ड हैं। कई सारे स्टॉक्स की लिस्ट हमने रेडी करके रखी है। 1-2 स्टॉक लिए भी हैं पोर्टफोलियो में, वो छोटी कंपनियां, मिड कंपनियां जो है। लेकिन हमें लग रहा है कि जो ऑर्डरिंग एक्टिविटी जो पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल बंद थी, वो शायद इलेक्शन के बाद, जून जुलाई के बाद शुरू होना चाहिए। तो वहां पर हमें काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियां, चाहे वो किसी भी सेक्टर की, पावर, रोड्स, रेलवेज, ये सब में जो इन कंपनियां इन्वॉल्व हैं, वहां पर भी हम देखें। इंटरेस्टिंग। ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर रिजल्ट रखना चाहिए। ये मैंने इसलिए पूछा सवाल कि मैं कुछ स्टॉक्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे जिनके रिजल्ट्स आए और बहुत ज़बरदस्त उसमें तेज़ी रोज़ बन रही है। एक खाली नाम एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, HL का स्टॉक अगर आप लोग देखें, वो ऑलमोस्ट अगर एक्स उस पर रखे, उस पर तो 10,000 रुपये हो चुका उसका भाव। जहाँ से चला तो वहाँ से भी डबल हो गया फिर। तो ज़बरदस्त तेज़ी इसमें स्टॉक बनी। तो क्या डिफेंस की थीम, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम कंटिन्यू होगी? ये सवाल मैं उसी से फिर जोड़ूंगा कि जो रिजीम आएगा उसके सामने उस थीम को कंटिन्यू करने का चैलेंज होगा कि वो किस मेजॉरिटी से आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के चर्चा कंटिन्यू करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस हफ्ते में जो तमाम सारी घटनाएं हुई मार्केट की, उसको लेकर के आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहे हैं, उसको हर एंगल से मैंने पूछने की कोशिश की, समझाने की, कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि चुनाव को लेकर के, FI को लेकर के क्या हो सकता है। कमज़ोर सरकार, मजबूत सरकार, हल्की सरकार, भारी सरकार, सब प्रॉज एंड कॉन्स आप सोच लीजिए। कई सारी रिपोर्ट्स भी इसमें आ गई, बाकायदा लिखी गई है कि इस तरह की सरकार आएगी तो ये सेक्टर नज़र पर रखिए, इस तरह की सरकार आएगी तो ये रखिए। तो ये इसीलिए कोशिश हमने की। मेरे सर, अब चूंकि हम लोग उस जगह पे आ गए जहाँ पे हमें थोड़ा सा सेक्टोरल फोकस करना। मैंने ये जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा था अभी, बहुत सारे रिजल्ट बहुत सिलेक्टेड हैं। इसका मकसद ये नहीं था कि हम बहुत सारे रिजल्ट दिखाना चाहते। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, स्टॉक में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देखे। कुछ कुछ पॉकेट्स में अनइंटरप्टेड रैली चल रही है। तो उसी को मैं जोड़ना चाह रहा था कि जो सरकार आएगी तो थीम में कोई डाइवर्जन आपको नहीं दिखेगा, वो कंटिन्यू रहेगी। तो आपने भी ज़रूर कुछ सोचा होगा, नज़र पर रखते होंगे, वो क्या थीम्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं, किस तरीके की चीज़ों को हमें देखना चाहिए। जैसे एक मैं खाली प्रिल्यूड कर रहा हूँ ये कि मुझे लगता है कि पावर की थीम नेक्स्ट 30 ईयर्स की थीम है। कोई भी सरकार आए, मतलब टॉम डिक एंड हैरी भी अगर PM बन जाएगा ना, तब भी वो उससे हट नहीं सकता, क्योंकि वो अब इनबिल्ट हो गई है। तो ऐसी क्या आपके दिमाग में बहुत सारी थीम्स हैं जो आप सोच रहे हो, जिसकी स्टडी आप कर रहे हो? बिल्कुल। बेसिकली जिस तरह से हमारी डेमोग्राफिक्स जा रही है और गवर्नमेंट पॉलिसी जा रही है, बहुत ही
बहुत ही क्लियर हो रहा है कि हमें जॉब क्रिएशन करना है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है और एक्सपोर्ट पावर हाउस बनना ही पड़ेगा। और डेमोग्राफिक्स हमारे फेवर में है क्योंकि जो सबसे बड़ा सप्लाई ऑफ लेबर चाइना का था वो पीक हो चुका है। उनकी तो वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन घट रही है और इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो नेचुरली जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो इंडिया आएगा और आ रहा है। सो हमारी जो 3 बड़ी थीम जो हम खेल रहे हैं, सबसे बड़ी थीम है फिजिकल एसेट क्रिएशन, जिसमें हमने जैसे पावर के बारे में बताया, बट पावर के अलावा भी ओवरऑल मैं देखूं तो फिजिकल एसेट हमें बनाने हैं। अब तक हम देखें लास्ट 10-15 साल में हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो कंजम्पशन से आया है, कंज्यूमर सेक्टर से आया है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि हमें तो जो कंज्यूम करते हैं वो बनाना भी तो पड़ेगा। अभी तक तो हम इंपोर्ट करते हैं और जितनी हमारी जीडीपी बढ़ती है उतना हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, वो हेल्दी नहीं है। तो एक फिजिकल एसेट क्रिएट करके हमें खुद मैन्युफैक्चर करके सेल्फ सफिशिएंट बनना है और एक्सपोर्ट भी करना है। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, और उसमें भी सब सेगमेंट देखिए, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, रेलवेज, डिफेंस, पावर, ये सारी जो हमने थीम्स डिस्कस करी वो ब्रॉडली एक मैं बताऊंगा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा और रियल एस्टेट चाहिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फिजिकल एसेट क्रिएशन का थीम जो है वो बन रहा है और वो मेरे ख्याल से बनता रहेगा। सेकंड इज, जिस तरह से हमारी इनकम लेवल का ट्रांजिशन हो रहा है, हायर इनकम कैटेगरी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, तो जो प्रीमियम आइटम्स हैं उनकी कंजम्पशन ज़्यादा ग्रोथ रेट पे बढ़ेगी। तो प्रीमियम कंजम्पशन एक और बड़ा थीम है। वैल्यू में भले कम हो लेकिन रेट बहुत तेज होगा। बिल्कुल, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगी वो प्रीमियम कंजम्पशन वाली आइटम्स की। और उसी में जो डेमोग्राफिक्स की और इनकम लेवल की बात करें तो फिनेंशियलाइजेशन सेविंग्स जो है वो एक्सेलरेट होता रहेगा। तो उसमें आपके पास आ जाती है जो बैंकिंग तो छोड़िए, वो तो ट्रेडिशनल सेक्टर है, लेकिन ब्रोकरेज, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, एक्सचेंजेस, ये जो सारी है जो हायर सेविंग्स को फनल करेगी फाइनेंशियल मार्केट्स में, वो सारी जो कैटेगरीज है वो ज़्यादा ग्रो करेगी। और जो फिजिकल एसेट एक हो गया, प्रीमियम कंजम्पशन और फिनेंशियलाइजेशन और सेविंग्स एक हो गया, और थर्ड है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, जो नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, या बिजनेस टू बिजनेस हो या बिजनेस टू कंज्यूमर वाले जो है, जो नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमने 4-5 बड़ी लिस्टिंग्स देखी लास्ट 2 साल में, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट कर रहे हैं। तो नए बिजनेस मॉडल्स भी आ रहे हैं और एग्जिस्टिंग को भी थ्रेट आ रहा है, तो दोनों तरह से हमें देखना है। तो ये मेरे ख्याल से ये ट्रेंड भी बढ़ता रहेगा। और नई न्यू एज जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, आईटी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट न्यू एज टेक्नोलॉजीज जो कंज्यूमर B2B सारी कंपनीज हैं, वो उसके बहुत सारे NFOs आएंगे, IPOs आएंगे और काफ़ी सारी लिस्टिंग होंगी उसमें। तो ये एक बड़ा थीम बनने वाला है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5-10 साल में ये एक मार्केट के पास सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाएगा। बैंक इसमें कितना रोल प्ले करेंगे? ठीक है, बैंक तो एक हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्ट है। तो जितना भी आपको GDP ग्रोथ करना है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का तो आपको सपोर्ट चाहिएगा ही। तो बैंक्स तो हमेशा अच्छी तरह से ग्रो करेंगी, उसमें कोई दो बात नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि बैंकिंग की जो आउट परफॉर्मेंस हमने लास्ट 10 साल में देखी है, उससे भी ज़्यादा शायद आउट परफॉर्मेंस ये सब नए सेक्टर्स में हमें दिख सकती है। ओके, आईटी सर्विसेज में आप नहीं लगता आपको कुछ बन पाएगी बात? आईटी सर्विसेज में मुझे लगता है कि वी विल बी बैक टू प्री कोविड वाला जो ग्रोथ लेवल था, हाई सिंगल डिजिट वाला जो ग्रोथ लेवल था, उस पे जाएंगे। और हमने ये सब सेक्टर्स की बात करी जहां हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ग्रोथ दिख रही है, तो आईटी सर्विसेज रिलेटिवली स्पीकिंग इतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती। तो इसमें करेक्शन होना चाहिए सर आईटी में? हो ही रहा, अंडर परफॉर्मेंस तो हो ही गया है। अभी टाइम करेक्शन तो हो ही रहा है, कम से कम हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी वैल्यूएशन बहुत हाई है इनके आईटी कंपनी सर्विसेज वालों के। और जो कोविड में जो ग्लोबल आईटी की स्पेंडिंग हुई है, वो एक मेरे ख्याल से 2-3 साल का एक बंचिंग अप था, एक्सीलरेटेड स्पेंडिंग था। यस। और तो उसको हमने एक्स्ट्रापोलेट करके वैल्यूएशन हाई कर दिए थे आईटी सर्विसेज के। वो मेरे ख्याल से अब करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो जो हमने 21-22 वगैरह में जो ग्रोथ देखी आईटी सर्विस की, वो मुझे ख्याल से एक वन ऑफ था। वो सस्टेनेबल नहीं था। ओके, अभिषेक, इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बिग थीम आपकी क्या है? मुझे लग रहा है कि पहली बात, पूरा फोकस जो है वो डोमेस्टिक होना चाहिए। और डोमेस्टिक में मुझे लग रहा है अब इंडिया जो है हाई वैल्यू चेन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में एंटर कर रहा है, जो इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी सोच नहीं होती थी।
इसका सिंपल उदाहरण हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर में हमें पता है कि ताइवान जो है वो लीडिंग कंट्री है और उनके पास हाई वैल्यू जो उनके सेमीकंडक्टर की जो बिजनेस है, जो 40% ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर की बिजनेस को वो कंट्रोल करते हैं। दैट शोज़ कि एक छोटी सी कंट्री ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया बिकॉज ऑफ द फोकस। एंड अब हमारे यहाँ पे भी वो फोकस जो है वो दिख रहा है। हमने देखा है टाटा ग्रुप ने किस तरह से इसकी अनाउंसमेंट की, वेदांता ने अनाउंसमेंट की, हमने आज शायद आज कल के न्यूज़ में भी जोहो के फाउंडर ने भी सेमीकंडक्टर में, अब सेमीकंडक्टर काफ़ी बड़ा स्पेस होता है और उसमें भी लो मिड हाई सेगमेंट्स होती है। तो डेफिनेटली हाई में तो अभी थोड़े दूर है, मगर शुरुआत अब हमने कर ली है और ये इटसेल्फ बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है इंडिया के लिए। सो मुझे लग रहा है एक तो वो एक पार्ट आता है। दूसरा है पावर। सो पावर की जैसे आपने भी थीम कही, क्लीन पावर, ग्रीन पावर, सो वो एक चीज़ आगे भी चलती रहेगी। मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे कहीं पे भी रुकाव है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इंडिया के अंदर में इतनी ज़ोरों से काम चल रहा है, बट अभी भी डिमांड जो है वो है और उसके सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो भी उतनी ही बड़ी है और उसके सामने अभी तक कोई बहुत बड़ी चीज़ हमने हासिल नहीं की है। सो इसका मतलब ये है कि ये थीम को 1-2 साल की नहीं होगी। आपने जैसे कि कहा कि बहुत लंबी की थीम है और मुझे लग रहा है कि वैसे बनना चाहिए। और आप देखें तो कंपनी भी फिर वैसे सपोर्ट करती है। आप देखें अदानी पावर ने एक सिंगल लोकेशन में 30 गीगावाट के प्लांट को सेटअप किया है, जहाँ पे नेक्स्ट ईयर से वो 5 गीगावाट वहीं से शुरू कर रहे हैं। इतनी बड़े स्केल की जो प्लांट है, जो पावर प्लांट है, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो आप ये सोचिए कि अब इंडिया इतनी बड़ी साइज में सोचना शुरू कर चुका है, जो ग्लोबल फर्स्ट होने लग गया है। अब मोदी जी को कितनी बार सुनते हुए सुने हैं कि हमें अब ग्लोबल फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट करना है। सो जब आप ऐसे थिंकिंग में जाते हैं तो अब आप ये नहीं सोचते कि मैं इंडिया से बेटर, मैं यूएस से बेटर करूँ कि मैं चाइना से बेटर करूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं सबसे बेहतर करूँ। सो ये बहुत बड़ी चेंज है और उसके अंदर में ओवरऑल ही ये तेज़ी बनी रहेगी। डिफेंस, आप देखिए डिफेंस के अंदर में किस तरह की अपग्रेडेशंस हमने देखी है। रफाल आया, हमने नेवी के अंदर में देखा तो विक्रांत जो है, नया विक्रांत जो है वो लॉन्च हुआ। ये सब 8 साल की कहानी है और आगे भी चलती रहेगी। और उसमें भी अब हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मो मिसाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं छोटी छोटी कंट्रीज़ में, जिधर मोदी जी ज़्यादा विजिट करते हैं। लोग हंसते खेलते रहते हैं कि इतने ट्रैवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है, एक्सपोर्ट। हमें एक्सपोर्ट देखना है और सारी की सारी एक्सपोर्ट आपकी चाइना और अमेरिका नहीं कर सकती। इंडिया के पास भी कुछ स्ट्रेंथ है, बट क्योंकि पास्ट के अंदर में बैगेज हमारे काफ़ी थे, पॉलिसी लेवल पे कह लीजिए या फोकस लेवल पे कह लीजिए या एक इच्छा शक्ति कह लीजिए, तो अब वो डेफिनेटली एक वन साइडेड तरफा हम देख रहे हैं कि तेज़ी उधर बनी हुई है, फोकस बना हुआ है और अल्टीमेटली आउटपुट में तो एग्जीक्यूट हो ही रहा है। सो वी आर ओनली मेकिंग कमेंट्स कि हमने अभी तक क्या देखा है और ये थीम आगे भी कंटिन्यू होगी। नई थीम क्या इमर्ज हो सकती है, मुझे लग रहा है कि वो डिपेंड करेगा अब जब गवर्नमेंट आती है वापस और वो फिर क्या सेटअप करती है अपने थॉट्स में या क्या अगला विचार उनके रहता है कोई नई जगहों पे, तब पता चलेगा। इससे पहले हर बार गवर्नमेंट ने पहले से ही डिफाइन किया है कि उनकी फोकस कहाँ रही है और इसलिए ये आउटकम आया है। तो सोलर पावर बहुत करीब है दिल के, तो सोलर पावर में काम भी हो रहा है और सोलर बहुत काम हो रहा है, हो भी रहा है। बट मेरे हिसाब से वो आप एक ज़माने में ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही थी कि अब सोलर में कितना हो सकता है। आज की डेट में तो जैसे मैंने कहा हाई वैल्यू की बात करें, डिफेंस के अंदर हम नंबर्स देखिए किस तरह के एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, अनबिलीवेबल। और आप ये भी देखिए कि सेमीकंडक्टर की कितनी बड़ी बिजनेस अभी होगी। अभी ये स्टार्टिंग थीम है। अगर हम ये कहेंगे कि कौन सी थीम पकड़नी है तो सेमीकंडक्टर डेफिनेटली एक बहुत बड़ी थीम होगी जो अगले 5 साल में डेफिनेटली स्पैन आउट होगी या और लंबा उसका ट्रेंड रहेगा। सो ये कुछ सेक्टर्स है जो कि ऑलरेडी मिहिर जी ने भी जैसे कवर किए ही हैं कि ब्रॉडर लेवल पे सब चीज़ चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचेंगे कि भाई ये 3-4 सेक्टर ही है जिससे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी आप देखें तो सब तरह के सेक्टर से पार्टिसिपेट किया है। पीएसयू हम करते थे, रेलवेज की हम मजाक उड़ाते थे। रेलवेज के परफॉर्मेंस आप देखिए कि किस तरह का तो उनका ऑर्डर बुक है और किस तरह के तो एग्जीक्यूशन है और किस तरह का तो प्राइस परफॉर्मेंस है। सो यू कांट इग्नोर एनीथिंग। एक पूरी होलिस्टिकली इंडिया ग्रो कर रही है। हम ऑलरेडी मार्केट कैप में 5th लार्जेस्ट हो रखे हैं और इकोनॉमी वाइज तो 3rd या लार्जेस्ट हो रखे हैं। सो इस तरह से तो वो ज़्यादा बचा नहीं है। इसमें जानते हैं अभिषेक, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। पहले मैं कोहली जी के पास जाता हूँ, फिर आप लोग के पास आता हूँ। इस सवाल जब मुझे आप दोनों सोचिए। कोहली सर, ये बताइए, आपने सेक्टर की डिस्कशन किया, आइडिया ऑफ इंडिया का की जो पूरी थीम हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि जो भी सरकार है जीत के आए, उसके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि हम बहुत मैकेनाइज हो रहे हैं और हमें नहीं पूरी दुनिया हो रही है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल अपग्रेड्स हो रहे हैं एग्रीकल्चर से लेकर के डेली लाइफ तक में। और हम बात कर रहे हैं कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहिए। हमारे सामने एक चैलेंज ये है कि क्या हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिजिकल एसेट्स क्रिएट करें, क्या उसमें उतना लेबर इंटेंसिव काम होगा क्या, या डायरेक्टली मैं कहूँ तो उतने जॉब क्रिएशन कैसे होंगे।
क्योंकि ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतने मास स्केल पे जॉब नहीं क्रिएट होंगे। वो एक चैलेंज बन रहा है, कैसे करेंगे ये बताइए आप, क्योंकि ये एक बड़ी थीम आगे बनेगी स्टॉक मार्केट के लिहाज से भी कि उन सेक्टर पे फोकस होगा। बिल्कुल ठीक कहा नीरज जी आपने, और ये एक चिंता करने का विषय है, सभी को सोचना भी चाहिए, क्योंकि जितना हम मैकेनाइज करते जाएंगे, ऑटोमेट करते जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि उसका असर हमारी लेबर फोर्स पे पड़ेगा। और इतनी ऐसी कंट्री जहाँ पर इतना बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, और उसको एम्प्लॉय करना बहुत जरूरी है। नहीं तो डिविडेंड, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हम पिछले 10-15 साल से सुनते आ रहे हैं, राइट। और अगर इसको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया तो ये इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ओनली वे जो हमको समझ में आता है वो ये है कि रीस्किलिंग करना है। तो बहुत सारे जो पहले के जो जॉब्स थे वो अभी शायद इररिलेवेंट हो गए, या जो अब आप सिंपल सा समझिए कि जो सेक्रेटरी लेवल के जॉब थे, जो एडमिन लेवल के जॉब थे, आज वो उनकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारा काम हम ऑटोमेशन से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनको क्या हम रीस्किल करके कुछ और काम करा सकते हैं। तो अभी हमने मोबाइल फोन्स वगैरह एक्सपोर्ट करना शुरू करे हैं, बहुत सारे वो जो लोग जो एडमिन का काम कर रहे थे वो इस काम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ जॉब प्रोफाइल चेंज करके, रीस्किलिंग करके, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आई थिंक वी आर स्टिल लैकिंग देयर, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, वहाँ पे बहुत बड़ा लैक है। अभी उस तरफ आई थिंक कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा है। अभी हम लोग बहुत इनामर्ड हैं कि बहुत ऑर्डर फ्लो आ रहे हैं, बड़ी हमारी कंपनियां बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, हम सेमीकंडक्टर की बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट पहला सेमीकंडक्टर 3 साल बाद आने वाला है। तो हमें सोचना है कि 130 करोड़ की जनता को भी हमें पालना है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसको किस तरीके से हम रीस्किल करें, किस तरीके से रीडेवलप करें इन लोगों को, और यूटिलाइज कर पाए। नहीं तो ये जो 2009-10 में भी मुझे लगता है कि इस तरीके की बात हुई। मैं 2006 में मैं जब चाइना में गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए कि इज इंडिया द नेक्स्ट चाइना, तो वहां पर भी हमने ये सब कहानी सुनाई थी। और उसके बाद से आज तक वो कहानी ही रह गई, अभी तक वो दिखी नहीं है। एक्चुअल में होने में बहुत डिफरेंस है। तो ये चीजें ऑब्वियस है कि 20 साल 50 साल लगते हैं सबको होने में, जी बट पॉइंट ये है कि इस पे सोच करके काम उस तरफ जारी करना है। अभी तक उस दिशा में ज्यादा काम हुआ नहीं। जी भाई सर, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि हमको वो इंक्लूसिवनेस चाहिए। रोबोटिक्स और एआई दो दुनिया के सबसे बड़े डिसरप्टर हैं। हमारी आईटी कंपनीज की भी हालत इसीलिए ख़राब हो रही क्योंकि एआई ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अगर कोई इवेंट हम लोग या ट्रेडर हमारे दोस्त लोग प्ले करना चाहते हैं कि 4 तारीख को क्या होगा, तो 2-4 महीने की थीम बना के आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई रियल गुड मनी बनाना चाहते हैं तो आपको फिर गवर्नमेंट की थिंकिंग को गेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मैसिव चैलेंज उनके सामने है। तो आने वाली सरकार जो भी होगी वो जो बिग पॉलिसी लेके आएगी कि कैसे इन सबको इंक्लूड किया जाए विद द हाई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, उसमें कैसे आप लोग कैसे इसको थीम को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या बनेगी बड़ी थीम आगे? देखिए, सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। ओके, जैसे हमने बात किया कि जो फिजिकल एसेट जो क्रिएट करने हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। टू पुट थिंग इन पर्सपेक्टिव, यू नो, और ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। हमारा जो फिक्स्ड एसेट क्रिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो करीबन 28% है, और हमारी जीडीपी 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, राइट। चाइना ने पिछले 30 साल से अपनी जीडीपी का 40-50% एसेट क्रिएशन किया है, राइट। ओके, और उनकी जीडीपी अब हमसे 5 गुना बड़ी हो गई है। तो इसका रियल लाइफ में एक्चुअली फिजिकल हम देखें तो हमारी जो फिक्स्ड एसेट हम क्रिएट कर रहे हैं वो उसमें रियल एस्टेट आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, हाउसिंग, सब आ गया, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग। हम करीबन $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हर साल कर रहे हैं। इतनी फिजिकल एसेट हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन चाइना का प्रोपोर्शन भी ज़्यादा है और जीडीपी भी बड़ी है। चाइना करीबन 7 ट्रिलियन कर रहा है आज के दिन में। तो उसकी पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है, और उसकी हमें जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ आने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, यूरोप की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जापान की डिक्लाइन हो रही है, अमेरिका की पॉपुलेशन जो है वो फ्लैट रहेगी। तो स्केल बहुत डिफरेंट है। तो चाइना का अगर 10% भी यहाँ आना है तो हमें डबल करना पड़ेगा। चाइना का 20% आना है तो हमें ट्रिपल करना पड़ेगा। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम 30 साल का अगर व्यू लें तो शायद ये रेलेवेंट है कि भाई जॉब कैसे क्रिएट होंगी ये,
बट मुझे लगता है नेक्स्ट 5-10 साल के लिए अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकें तो देयर विल बी इनफ जॉब क्रिएशन। मेरे सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, ये लोडेड क्वेश्चन है। आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि आप इस बजट में ये सारी चीज़ें सुनेंगे, क्योंकि ये बजट 5-10 साल के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि वो आपको एड्रेस करने पड़ेंगे आने वाले समय में। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर वीक, हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐसी बिग थीम लेके आ रहा हूँ। आप लोग चाहे तो जाके देख लीजिएगा, हमने एक बैंकिंग सेक्टर पे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस की है, उसको आप ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमारा बैंकिंग सिस्टम कहाँ खड़ा होगा। वैसे किसी दिन हम मैन्युफैक्चरिंग और इन सब पे करेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।